Hello everyone, I welcome you all to another video of Edge Foundation YouTube channel। और आज हम आ गए हैं हमारे दूसरे चैप्टर जो नाइन्थ क्लास का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड इससे पहले वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, अगर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ वो वीडियो को, वो चैप्टर को देखिएगा जरूर। वो आपके एग्जाम बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये भी हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ में, द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी ध्वनि की आवाज। अब अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहता हूँ। इस साउंड ऑफ म्यूजिक यानी साउंड और म्यूजिक में क्या फर्क होता है। साउंड का मतलब होता है बच्चों आवाज, ठीक है, और म्यूजिक का मतलब होता है ध्वनि, ठीक है। ये म्यूजिक जो होता है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी के मुंह से, मान लो जो अपन सॉन्ग होते हैं वो म्यूजिक, वो ध्वनि होती है किसी की, एक एक बहुत मेलोडी प्यारी सी आवाज, उसको बोलते हैं आवाज, उसको बोलते हैं म्यूजिक, ध्वनि। और इसको बोलते हैं आवाज। ध्वनि थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ध्वनि, ठीक है। तो ये चैप्टर रहेगा कुछ कि ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक है, इस चैप्टर के अंदर कुछ साउंड की बात हुई है, क्या म्यूजिक है क्या नहीं है। तो चैप्टर इट्स ऑल अबाउट दैट। लेट्स बिगिन। उससे पहले एक छोटा सा कोट, एक छोटा सा सुविचार कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ख्वाब जरूर बदलेंगे, आपको अपनी मंजिल पे आप जरूर पहुंचोगे, एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। बस जो एक जरूरी चीज है वो है कोशिश। हिम्मत कहीं मत हारना, कोशिश करते रहना, एक ना एक दिन आप सफलता की सीढ़ियों पे जरूर चढ़ोगे और एकदम टॉप पे जरूर पहुंचोगे। तो कोशिश करते रहिएगा, ठीक है। कभी हिम्मत मत हारना, कभी अपनी कोशिश करना मत छोड़ना, ठीक है। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन आर द सेकेंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपको दो पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट ये आज हम पढ़ रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट जो इसकी अगली वाली वीडियो में आएगा, तो उससे भी देखना मत भूलना। उसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को, एच फाउंडेशन को, आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सो जो पार्ट वन है इसको शुरू करते हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। यानी ये जो एक एवलिन ग्लैनी है, ये एक लड़की है। ये जो है, ये जो ध्वनि, जो साउंड को ये सुनती है बिना उसको सुने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो बिना उसको सुने वो साउंड को सुन लेती है? या तो शायद वो डेफ है, या वो क्या है, शायद डेफ है बेसिकली वो इसके अंदर। तो एवलिन ग्लैनी, ये सस्पेंस आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, पहले अपन चैप्टर पढ़े उससे पहले कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। यानी बेसिकली ये देखिए यहाँ पे क्लियर होता है। बेसिकली होता क्या है, एवलिन ग्लैनी जो है वो डेफ होती है, वो बहरी होती है इस चैप्टर के अंदर। वो म्यूजिक को सुन नहीं पाती, पर वो उसको महसूस कर पाती है। तो वही कह रहा है कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भले ही भगवान ने उससे उनका सुनना छीन लिया हो, पर ही हैज गिवन। अब यहाँ पे ही कौन है? गॉड, भगवान। ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी भले ही उसने उसका सुनना छीन लिया हो, पर भगवान ने उसे बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। वॉट वी हियर शी फील, यानी क्या दिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? वॉट वी हियर यानी कि जो हम और आप जो सुनते हो वो उसे महसूस करती है। वो सुन नहीं पाती है पर वो उसको महसूस करती है। far more deeply than any of us, भली मतलब जितना हम किसी चीज को महसूस कर पाते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो महसूस कर पाती है। दिस इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यानी यही वजह है कि वो म्यूजिक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती है। अब रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी। यानी अब आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, यानी उसने कैसे अपनी डिसेबिलिटी, अपने उसको जो ये कम, जो उसका ना सुनना है, जिसको बहरापन था, उसके अगेंस्ट जाके वो लड़ी और उसने कोशिश करी और उसने सक्सेस ली। तो देखेंगे स्टोरी के अंदर, इस पार्ट वन के अंदर। तो लेट्स बिगिन। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बेसिकली हो क्या रहा है, ये कहानी शुरू हो रही है, वो शुरू होती है एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन स्टेशन से, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा है कि रश आर है। रश आर बेसिकली कौन से आर होते हैं बेटा? जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भड़का वाला टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप जब कुछ सुबह स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो ऑफिस आर होते हैं, या फिर जो ऑफिस से छूटने के बाद के टाइम होते हैं, 7 से 8 के बीच का टाइम, या मॉर्निंग में 9 से 11 के बीच का टाइम, उसको अपन रश आवर्स कहते हैं। तो रश आवर्स में क्या है, जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की हो रही बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ से आपकी स्टोरी बिगिन होती है, एक प्लेटफॉर्म है ट्रेन का, सॉरी स्टेशन का, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ओके। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। यानी बेसिकली ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है बेटा? ये है
एवलिन के बारे में, जो एवलिन ग्लैनी है, वो एक 17 साल की लड़की है, बट वो 17 साल की दिखती नहीं है, उतनी वो यंग दिखती नहीं है। वो क्या नर्वस है, एक्साइटेड एज शी फेल्ट वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अब हो क्या रहा है, ये जो एवलिन है वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और एक ट्रेन उसकी तरफ आ रही है, उस ट्रेन की आवाज तो नहीं सुन पाती है, पर उस ट्रेन की वाइब्रेशंस को वो महसूस कर लेती है। तो ये महसूस जो वो करती है, वो फील करने को वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, वो देखती है कि यार मैं कुछ फील कर पा रही हूँ, शायद मुझे उस ट्रेन की आवाज आ रही है। ठीक है, ये देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। यानी बेसिकली वो ट्रेन में सफर करके कहाँ जा रही है, प्रेस्टिजियस यानी बहुत ज्यादा जो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा रॉयल इसको कहते हैं ना, तो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी लंदन के अंदर एक ये कोई रॉयल अकेडमी यानी कोई एक म्यूजिक की स्कूल होगी, वहां पे जा रही है। उसको स्कूल का नाम क्या है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। यानी क्या है कि वो कहाँ से आई है, वो स्कॉटिश फार्म से आई है। ठीक है बेटा, वो स्कॉटलैंड की है, स्कॉटलैंड से वो भी कहीं लंदन में आई है, और कहाँ जा रही है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में जा रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। यानी वो कंप्लीटली क्या है, बहरी है। अब क्या कह रहा है कि ये किसी भी एक जो आर्टिस्ट, जो एक म्यूजिशियन होता है, जो गाना गाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। पर दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, यानी ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन किसकी बात हो रही है, एवलिन की। ठीक है, ये जो एस्पायरिंग है, इसको एक बहुत बड़ी चैलेंज फेस करनी करनी पड़ेगी, और वो चैलेंज क्या है, बहरापन। ये बहरी है। ओके, ये डेफ का मतलब होता है कंप्लीटली डेफ, इसको बोलते हैं। इसको प्लीज डीफ मत बोलिएगा, इट्स नॉट डीफ, इट्स डेफ। डेफ यानी बहरा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इट्स डेफ, प्रोफाउंडली डेफ। ओके, तो एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। वो एकदम, वो बचपन से बहरी नहीं थी, वो धीरे धीरे बहरी हुई है। ठीक है, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड। यानी ये अब उसकी जो कहानी, उसकी जो मदर है, वो उसकी कहानी बताती है कि वो डेफ कैसे हुई। यानी वो कहती है कि जब ये जो 8 साल की थी, ठीक है, एवलिन वाज वेटिंग टू द। अब होता क्या है, जब जो एवलिन है वो 8 साल की थी और वो पियानो बजाने में बहुत माहिर थी, उसको पियानो का बहुत शौक था उस टाइम पे। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। यानी उसका उसका नाम पुकारा जा रहा था, एवलिन एवलिन, बट वो सुन नहीं पा रही थी, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। यानी मैंने एकदम से ध्यान दिया कि वो सुन नहीं पा रही है अब। इसाबेल ग्लैनी, इसाबेल ग्लैनी ये कौन है, एवलिन की मदर। क्या नाम है उसका, इजाबेल ग्लैनी, एवलिन ग्लैनी की मदर। ठीक है, for quite a while Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to specialist। अब हुआ क्या, जिससे मान लीजिए एक उसका जो ये बहरापन है, वो कहीं ना कहीं अब एवलिन को भी पता पड़ रहा है कि मैं अब कम सुन पा रही हूँ, धीरे धीरे मेरी सुनने की शक्ति है वो कम हो रही है। तो वो चाहती है कि इसका जो ये जो डेफनेस है, इसका जो बहरापन है, वो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से वो छुपा के रखे, ताकि वो उसको शर्मिंदगी फील ना हो, उसके दोस्त बच्चे उसका मजाक ना उड़ाए। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ऐसा ही चलता रहता है, छुपाते रहती है। अब 8 साल से वो 11 साल की हो गई है। अब क्या है, उसका बहरापन जो है वो और बढ़ गया है। तो वो बहरापन बढ़ गया, तो उसके टीचर्स को बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हें काम करो, सॉरी उसको नहीं बोलते हैं, उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप सुनिए, इसको आप एक किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, वोकेबुलरी अगर मैं आपको बताऊं तो डिटेरियोरेट का मतलब होता है ढलना और बुरी हालत होना, वर्स के वर्स होना। ठीक है, ओके। ग्लैनी डेफनेस, कंसील का मतलब होता है छुपा के रखना, सीक्रेट, सीक्रेट। ओके, एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज पेरेंट टू टेक हर स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर के पास ले जाना। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब हुआ क्या, जो उसकी जो धीरे धीरे बहरापन था ना, अब ये पकड़ में आया कि वो जो इतना सीवियर हो गया कि उसने कान की उसकी एक नस ही डैमेज कर दी है, नस को ही खराब फाड़ दिया है, कि नस दब चुकी है, नस डैमेज हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब क्या हो रहा है कि अब उसको डॉक्टर ने बोला है कि अब तुम्हें ना इसको, जैसे मान लीजिए कान
वो एक अति कानों की एक अति मशीन, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं उनके यहाँ कानों में लगती है। तो डॉक्टर कह रहा है कि उसको अब ये सुनने की मशीन लगा लेनी चाहिए, और उसको अब डेफ लोगों की स्कूल में, मुखबधिर जो होता है, या फिर मुखबधिर नहीं तो जो बंदे सुन या बोल नहीं सकते, उनकी एक स्कूल होती है प्रॉपर अलग से, वहां उस स्कूल में डाल दीजिए इसको। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक इज एवलिन। अब एवलिन क्या कहती है, एकदम से सब कुछ काला दिखने लगा। काला लगने लगा का मतलब ये नहीं कि उसको काला दिखने लगा है, ब्लैक उसके लिए वो क्यों कह रही है, क्योंकि अब देखिए आप इमेजिन करिए कि एक बच्ची है, वो 11 साल तक तो एक नॉर्मल स्कूल के अंदर पढ़ रही है, सब कुछ उसका लाइफ में एकदम सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि स्कूल चेंज हो जाती है, उसके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, सब कुछ उसके लिए एकदम बदल सा जाएगा। और दूसरा, उसका ये जो डेफनेस है, उसका जो ये जो बहरापन है, वो बाकी दुनिया के सामने आ जाएगा। तो जब वो दुनिया के सामने आ जाएगा तो उसको शर्मिंदगी फील होगी, उसे बहुत अशेम्ड फील होगा। उस अशेमनेस को उसने क्या कहा है, ब्लैक, ब्लैक डे, ठीक है, उसने कहा है। किसने कहा है, एवलिन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब एवलिन हार नहीं मानने वाली है। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो कह रही है उसने अब ठान ली है कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू करेगी, और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक के अंदर उसको वो अब कंटिन्यू करेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone basically क्या होता है कि ना एक म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसे उसमें स्ट्रिप्स होते हैं पतले पतले, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप्स होते हैं पतले पतले, उसको है ना एक ऐसे ड्रम होती है, एक स्ट्रिक होती है, उससे उससे ऐसे उसको बजाते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपके लिए उसको लगा भी दूंगा अभी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, बट परक्यूशनिस्ट, अब परक्यूशनिस्ट का मतलब क्या होता है, बेसिकली परक्यूशनिस्ट वो होता है जिसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ढोलक बजाना आता होगा, किसी को सितार, किसी को ये पियानो, एक्स वाई जेड। अब ये अगर एक इंसान सबको आता है, ये सब इंस्ट्रूमेंट अगर उसको बजाने आते हैं, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि बाकी सब टीचर्स ने तो उसको मना किया, पर जो वहां पे एक परक्यूशनिस्ट था, रॉन फॉब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। एक रॉन फॉब्स, एक मान लीजिए एक इसका म्यूजिक टीचर हो गया, मान लीजिए रॉन फॉब्स नाम से, उसने उसको देखा और उसने उसका पोटेंशियल, उसके अंदर जो ताकत है म्यूजिक के प्रति, वो उसने देखी। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। अब हुआ क्या, रॉन फॉब्स जो है वो एक दो अलग अलग ड्रम लेके आया अपने हाथ के अंदर, और उसने एवलिन को बोला कि मैं इसको तुम्हारे लिए बजाऊंगा, इसको अपने तुम कान से मत सुनो, इसे तुम कहीं से भी फील करो अपने आप के अंदर, इसको महसूस करो कि तुम कहाँ उसको महसूस कर सकती हो, दूसरी तरीके से उसको महसूस करो। एवलिन, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower up from the west down. बेसिकली अब एवलिन क्या बोलती है, जैसे वो दो ड्रम बजना शुरू हुए तो कहती है कि एक ड्रम को तो मैं, ऊपर वाले ड्रम को मैं अपने अपर वेस्ट से मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, और जो ड्रम नीचे रखा हुआ है आपके हाथ के अंदर, उसको मैं नीचे वाले पार्ट से मैं उसको महसूस कर सकती हूँ, वेस्ट डाउन, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। Cobbs repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. धीरे 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 इस एक्सरसाइज को उसने कंटिन्यू करा, और धीरे धीरे एवलिन ने क्या पहचाना कि अब वो अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की जगह जगह से वो म्यूजिक को महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड माई बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब उसने, एवलिन ने क्या करना सीख लिया कि अपने वो माइंड को और बॉडी को उसने डिफरेंट डिफरेंट साउंड और वाइब्रेशंस को उसने महसूस करना सीख लिया है। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी तो वो उसका एकदम शीर मतलब होता है हार्ड, कठोर डिटर्मिनेशन था उसकी, कठोर और उसका हार्ड वर्क था। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि अगर आप कुछ चीज ठान लेते हो ना, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। माफ कीजिएगा अगर हिंदी में थोड़ा मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको प्लीज, मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। तो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उसने कभी पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music in her life. अब हुआ क्या, उसने पूरे यूके का टूर किया, पूरे यूके का उसने घूमा म्यूजिक के रिगार्डिंग ही, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के अंदर। एंड बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल की हुई, उसने क्या करा, उसने अपना खुद का म्यूजिक लाइफ को ही म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है।
यानी अब वो आगे बढ़ गई, उसने यूके घूमने चली गई, ठीक है, लंदन वगैरह पूरा उसने टूर किया। अब उसने जब जैसे वो 16 साल की, उसने डिसाइड किया कि अब म्यूजिक गाना ही मेरी जिंदगी है, ठीक है। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। अब उसने क्या करा, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, अगर आपको याद होगा जो शुरू में आया था, जिस म्यूजिक स्कूल के अंदर ये गई थी एवलिन, वहां पे उसने ऑडिशन किया और उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स, अभी तक की इतिहास, अकेडमी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किसने किया, एवलिन ने। तो शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब ऑर्केस्ट्रल मतलब क्या होता है, आपने कहीं देखा होगा कि ऐसे 8 10 15 लोगों की एक टोली जमी होती है, खड़ी रहती है, कोई ड्रम बजाता है, कोई उनको ऐसे लीड कर रहा होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ठीक है। अब वो उसको ऑर्केस्ट्रा से हटा के कहा कर दिया सोलो परफॉर्मेंस पे, अब वो सिंगल पियानो या सिंगल कोई वो इंस्ट्रूमेंट बजाती है। एट द एंड ऑफ अ 3 year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अब क्या करा उसने, ये जो बता रहे कि ये जो उसका 3 साल का कोर्स था, कौन सा, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर, उसने कई सारे अवार्ड्स जीते, अवार्ड्स उसने विन करे, ओके। तो एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, ठीक है। अब ऑल आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, एंड फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए एवलिन जो है ना, विल नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ, उसको नहीं लग रहा है कि ये कोई हीरोइक अचीवमेंट है। अब वो क्या कहती है, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर तुम मेहनत करते हो, वो हार्ड वर्क करते हो, और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम उसको ले ही लोगे, तुम उसे पा ही लोगे, कि अगर आप जो चाहो वह पा सकते हो, ऐसा एवलिन कहती है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, वो टॉप तक पहुंच चुकी है। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली हुआ क्या, अब उसने कम से कम भी एवलिन को है ना मल्टी परक्यूशनिस्ट का अवार्ड, एक खिताब, एक टाइटल मिल चुका है, यानी उसने 1000 से भी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स का वो सीख चुकी है। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल, अब उसके बहुत इंटरनेशनल स्केड्यूल हो चुके हैं, यानी आप मान लीजिए बहुत वर्ल्ड फेमस हो चुकी है एवलिन, एकदम इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी है, ठीक है। ये परक्यूशनिस्ट की स्पेलिंग प्लीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इट्स परक्यूशनिस्ट। एंड मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब जिसको बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हो, ठीक है, यहाँ लिखा है ना सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। ये लाइन प्लीज, ये नंबर याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग में याद हेल्पफुल रहेगा, कि उसने ऑलमोस्ट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स सीख लिए थे। देख लीजिए, ये आपकी एवलिन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा पिक्चर को एक्सप्लेन करूं, देखिए, ये है ना, ये काइंड ऑफ जाइलोफोन है, जाइलोफोन दिख रहा है, ये पतली पतली स्ट्रिप्स यहाँ पे, और हाथ में गोल गोल से एक ड्रम से बजाती है, ये एवलिन है, ठीक है, ओके। तो इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। अब इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, यानी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो एवलिन है वो इतना एफर्टलेसली म्यूजिक कैसे बजा पा रही है बिना सुने, ठीक है। लोग ये देख के बहुत शॉक हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इन आर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इस स्टोरी का जो, इस स्टोरी के जो ऑथर है, उस ऑथर और एवलिन के बीच में अभी इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है, और 1 से 2 घंटे वो बातचीत चली इन दोनों के बीच में, और शी नेवर मिस द वर्ड, यानी मुझे एवलिन है उसको हर एक इंसिडेंट, हर एक मूवमेंट याद है, वो कुछ भी नहीं भूली। और अब एवलिन क्या बोलती है कि मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, गिव मी ट्रबल का मतलब, जैसे जिन लोगों के जो दाढ़ी होती है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मुझे थोड़ा सा उनको है ना पढ़ना, क्योंकि मैं उनकी लिप्स और एक्सप्रेशन देखती हूँ, मैं सुन तो पाती नहीं हूँ, तो उनकी लिप्स रीड में, उनकी लिप रीडिंग करती हूँ, तो जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है, उनकी लिप रीडिंग करना थोड़ी सी हार्ड होती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, यानी कह रही है कि वो सिर्फ लिप्स नहीं पढ़ती, वो पूरे पूरे फेस को देखती है, स्पेशली दी आईज, वनी वो एक आंख भी, आपकी जो आंखें होती है ना, वो भी कई हद तक आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, वो बयां कर देती है, ठीक है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट का मतलब स्कॉटिश एक्सेंट में बहुत फ्लॉलेसली, बिना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, एकदम फ्लोलेसली किसको बोलना, वो ऐसा बोलती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी कह रही कि वो इतना अच्छे से कैसे बोल पाती थी,
वो बता रही कि जब तक मैं 11 साल की थी तो ऑफ कोर्स तब तक तो वो सुन सकती थी आराम से, एकदम से तो वो बहरी नहीं हुई है, धीरे धीरे बहरी हुई है, इसीलिए उसकी जो स्पीच है वो इतनी क्लियर है. शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक बेसिक जापानीज. बट उसने अभी तक ये पता नहीं पड़ा कि उसको, अब देखिए उसको 2 लैंग्वेज और आती थी. पहली तो उसको स्कॉटिश अच्छे से आती थी, दूसरी उसने फ्रेंच, और मास्टर्स कर रखी किसमें, बेसिक जापानीज के अंदर. ठीक है, 2 लैंग्वेज और याद कर लीजिएगा, फ्रेंच और बेसिक जापानीज. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जैसे वो गाने के लिए वो बताती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. यानी पोर्स का मतलब होता है कि जब आप इसे मान लीजिए किसी में चीज में डालना, ढल जाना. आप इसे मान लीजिए ग्लास है, ये बॉटल है, आप पानी इसमें पोर कर रहे हैं. ठीक है, तो वो बताती है कि मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक ढलता जाता है, घुसता जाता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. यानी है ना, कह रही कि मेरे स्किन के अंदर तक म्यूजिक चला जाता है. कभी कभी मुझे यहाँ से फील होता है, चिक बोन इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से मेरे को फील होता है, मेरे बालों तक में मुझे जो मैं म्यूजिक में मैं फील कर सकती हूँ. When she plays the xylophone, she can sense the sound of passing up the stick into her fingerprints. Xylophone जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाली इमेज के अंदर, वैसे टिक टिक ऐसे स्टिक्स होती है, उसको तक वो फील कर सकती है अपने फिंगर टिप्स के ऊपर. While learning against the drum, she can feel the resonance flowing into the her body. Resonance का मतलब होता है कि वो जो साउंड वो जो बह रहा है उसकी बॉडी के अंदर, while अगेंस्ट द ड्रम, यानी जब वो ड्रम बजाती है तो वो उसको अपनी बॉडी तक के अंदर पूरा फ्लो कर सकती है कि वो बह रहा है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड हर लेग्स. बेसिकली जब वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाने जाती है तो वो अपने जूतों को वो उतार देती है, सो दैट वो जो ड्रम की या फिर वो जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो वाइब्रेशंस है वो उस तक अच्छे से आ सके. ओके, लेग्स पे भी आ सके. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस. है डिलाइट्स का मतलब होता है कि एकदम मनमोहित कर देना, खुश कर देना, उसकी ऑडियंस को बहुत खुश कर देती थी. इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. बेसिकली 1991 में क्या हुआ, उसको एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला. उस अवार्ड का नाम क्या था, रॉयल फिल हार्मोनिक. क्या बोलेंगे इसको, द रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटीज. यानी फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी मान लीजिए एक संस्था होगी, उस संस्था में एक सबसे बड़ा अवार्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड मिला. ठीक है, याद रखिए अवार्ड का नाम क्या था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. वो किस संस्था ने दिया, द रॉयल फिला हार्मोनिक सोसाइटी. ठीक है, फिल हार्मोनिक सोसाइटी. सेज मास्टर्स परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. अब एक और परक्यूशनिस्ट है. परक्यूशनिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जिसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हो, उनका नाम क्या था, जेम्स ब्लेड्स. वो क्या कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वही पहली लाइन थी कि भली भगवान ने उससे उसका सुनने की क्षमता, सुनने की शक्ति भली छीन ली हो, पर उससे कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको दिया है. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस. ठीक है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम लाइन. शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. वो म्यूजिक को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती पाती है, वो दिखा पाती है, उसको फील कर पाती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. वर्कोहॉलिक का मतलब होता है दोस्तों जिसको काम करना बहुत पसंद होता है. क्या बोलते हैं उसको, वर्कोहॉलिक. तो एवलिन बताती है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. मुझे सिर्फ काम करना पसंद है, बस काम करूँ. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस. ठीक है, इनॉर्मस का मतलब कि बहुत बड़े होते हैं, यानी कि ना मैं कई बार तो मैं क्लासिकल म्यूजिक से भी ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकती हूँ. ठीक है, और जो रिवॉर्ड है वो बहुत इनॉर्मस है, बहुत वो मेरे टाइप के नहीं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. यानी आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जो सिंगर्स होते हैं वो कॉन्सर्ट करते हैं बहुत सारे ऑडियंस के साथ में, तो वैसे कॉन्सर्ट्स ये भी करती थी. पर कभी कभी क्या करती थी, वो फ्री में जेल, प्रिजन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी. बेसिकली आप देख सकते हैं कि कितनी दयालु भी थी, वो कितनी हम्बल काइंड भी थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासिक्स फॉर यंग म्यूजिशियंस. यानी वो ये भी चाहती थी कि जो यंग
यंग म्यूजिशियंस है, जो यूथ है, जैसे जो आने वाला यूथ है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को इंस्पायर करें अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए। तो वैसे ही एवलिन भी चाहती थी कि वो जो यंग म्यूजिशियंस है मैं उनको क्लासेस दूँ, मैं उन्हें और सिखाऊं। तो एंड रिक्लिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. बेसिकली क्या कहना क्या चाह रही है कि एक एन रिस्लिन नाम की एक पर्सन है, कहाँ कौन है, दी बिथोवन फंड फॉर डेफ, यानी कि जो बहरों लोगों के लिए जो चैरिटी जो फंड देते हैं, ठीक है, वैसे एक संस्थान है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि शी हु एवलिन क्या एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, बहुत इनको देख के जो वहाँ के जो डेफ बच्चे हैं वो इंस्पायर होते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे जो बहरे लोग हैं, जो डिसेबल लोग हैं, वो नहीं जा सकते हो, उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर देम। ऐसा कौन कहते हैं? वहाँ के डेफ चिल्ड्रन, कुछ भी उनके लिए नामुमकिन नहीं है। ओके, तो एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। बेसिकली मान लीजिए अगर अभी एवलिन अगर 16-17 साल की है, तो उसकी दुगनी उम्र के, मान लीजिए 32 या 34 साल की उम्र के जो बंदे अभी तक नहीं कर पाए, वो एवलिन ने कर दिखाया। उसने इतना कुछ अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव, इतना कुछ अचीव कर लिया जो उसकी दुगनी उम्र के लोगों ने अभी तक नहीं किया हो। ठीक है, शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, वो फ्रंट में आ चुकी है ऑर्केस्ट्रा में। देख लीजिए अगर आप कोई बंदा पीछे खड़ा होता होगा, मान लीजिए इसको ऐसा अज्यूम करिए कि मान लीजिए कोई एक डांसर का ट्रुप है, तो कोई बंदा अगर बैक डांसर है, ठीक है, वो फ्रंट में आ गया, वो उसको लीड कर रहा है, ऐसी इसको सक्सेस मिल चुकी है। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज who are handicapped, people who look to her and say if she can do it I can also, and not the least she has given enormous pleasure to millions। बेसिकली अब क्या बताना चाहिए कि बहुत बड़ी अभी इंस्पिरेशन बन चुकी है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब होता है कि जो बच्चे है ना, जो किसी के हाथ नहीं होते हैं, कोई लाचार होते हैं पैर चलने फिरने से, ठीक है, उनके ऊपर। आपने अगर देखा कभी, आपने ट्रेन का भी, अगर आप कभी ट्रेन जर्नी करी होगी, तो ट्रेन में भी एक बोगी होती है, हैंडीकैप बोगी होती है। वो हैंडीकैप के बच्चों के, वहाँ हैंडीकैप लोगों के लिए होती है। ठीक है, तो वो जो जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं, वो उसकी तरफ देख के क्या कहते हैं कि अगर एवलिन अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक उनको मोटिवेशन देती है, एक मोटिवेशन बन चुकी है किन लोग, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। ठीक है, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू, यानी और तो बाकी इसने कई लाखों करोड़ों लोगों को बहुत ही ज्यादा प्लेजर, सुख, अच्छा, खुशी दी है। ठीक है, इनॉर्मस प्लेजर, बहुत सारा, लार्ज, इनॉर्मस का मतलब होता है लार्ज, प्लेजर टू मिलियंस, करोड़ों लाखों के अंदर। अब ये डेबोरा कॉले आपके ऑथर है, डेबोरा कॉले। बेसिकली ये आपका पार्ट 1 था कि वो जो एवलिन है, वो, अगर मैं इसका आपको एक शॉर्ट समरी दूं, कि एवलिन है वो बहरे होने के बावजूद भी उसने अपनी जो उसकी जो वीकनेस थी, उसको, उस वीकनेस को अपने सक्सेस के बीच में नहीं आने दिया। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं म्यूजिक तो अब सीख के रहूंगी भली, और उसने उसका तरीका निकाला कि मैं म्यूजिक को महसूस कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसने अपने सपनों को रोकने से किसी और चीज को आने नहीं दिया, उसने अपने सपनों को फुलफिल किया। आप भी ऐसे ही अपने सपनों को कभी रुकने मत देना। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी समस्या आए, उससे डट के आपको लड़ना है, उसको फेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी इंस्पिरेशनल पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत अच्छी सी प्यारी सी इंस्पिरेशन थी। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैप्टर को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके आंसर राइटिंग को देख लीजिएगा और आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है। एंड अपने और भी क्लासमेट्स को, अपने और भी दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, हमारी वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। टेक केयर, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।